Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक ऐसी ही कहानी है कि कैसे कुछ व्यापारी जो सिर्फ बही खाते और कलम चलाना जानते थे, तलवार चलाने वाले शासक बन गए। ये कहानी है एक ट्रेडिंग कंपनी की, जिसने धीरे धीरे एक-एक करके पूरे उपमहाद्वीप को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? मुनाफे की तलाश में निकले कुछ व्यापारी हिंदुस्तान के शासक कैसे बन बैठे? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा इस बदलाव के पैमाने को देखिए। 1600 में कंपनी का मकसद क्या था? सीधा साधा मसालों और कपड़ों का व्यापार। लेकिन लगभग 250 साल बाद 1857 में मिशन पूरी तरह बदल चुका था। एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करना। सोचिए, कुछ जहाजों और एक शाही इजाजत से शुरू हुई कंपनी अब एक विशाल सेना और करोड़ों लोगों के मालिक बन बैठी थी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल इसकी शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ उस बेशकीमती व्यापार से जिसने अंग्रेजों को हजारों मील दूर भारत की ओर खींच लिया। इस कहानी का पहला पन्ना था एक शाही चार्टर। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को एक खास अधिकार दिया, जिसे कहते हैं एकाधिकार, मतलब मोनोपोली। पूरब के साथ व्यापार करने का हक सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का था। साफ था, इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी और सारा मुनाफा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये शाही चार्टर सिर्फ अंग्रेजी कंपनियों को रोक सकता था, यूरोप की दूसरी ताकतों को नहीं। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी तो पहले से ही हिंद महासागर में जमे हुए थे। और लड़ाई किस चीज के लिए थी? भारत के बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़ों के लिए और जायकेदार मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी के लिए। और देखिए, जब इतना मुनाफा दांव पे लगा हो तो व्यापार की लड़ाई को जंग के मैदान में बदलते देर नहीं लगती। यहीं से कंपनी का असली रूप बदलना शुरू हुआ, व्यापारी से योद्धा बनने का सफर। मुकाबला इतना बढ़ गया कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। कंपनियां एक दूसरे के जहाज डुबो रही थी, रास्ते बंद कर रही थी। ये साफ हो चुका था कि अगर व्यापार पर कब्जा करना है तो अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना ही होगा। अब व्यापार बही खातों से नहीं, बल्कि तोप और तलवार के दम पर होने लगा था। ये सारा संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा बंगाल में, जो उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। और यहीं पर कंपनी ने व्यापार और राजनीति के बीच की वो लकीर पार की जहां से लौटना फिर मुमकिन नहीं था। इस टकराव की जड़ में था एक फरमान। ये मुगल बादशाह का दिया हुआ एक शाही हुक्म था, जो कंपनी को बिना कोई टैक्स या ड्यूटी दिए बंगाल में व्यापार करने की खुली छूट देता था। आप कह सकते हैं कि ये कंपनी के लिए सोने की खान जैसा था, एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा। यहाँ हितों का टकराव एकदम साफ था। कंपनी क्या चाहती थी कि उसे टैक्स में छूट मिलती रहे, वो अपनी किलेबंदी बढ़ा सके और बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली नवाब बैठ जाए। दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की मांगे भी सीधी थीं। कंपनी के अफसर अपने निजी व्यापार पर टैक्स दें, किले बनाना बंद करें और बंगाल की राजनीति से दूर रहें। इस खींचतान का नतीजा 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। कंपनी ने नवाब के ही सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया था और इस एक जीत ने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस जीत के बाद जो दौलत कंपनी के हाथ लगी, उसका कोई हिसाब ही नहीं था। कंपनी के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव का ये बयान देखिए। जब उस पर बेहिसाब दौलत लूटने का इल्जाम लगा तो उसने कहा, मैं अपनी नरम दिली पर खुद हैरान हूं। मतलब वो कहना चाह रहा था कि वो तो और भी लूट सकता था। कंपनी के अधिकारी अब भारत के नए नवाब बन गए थे। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। जंग लड़ना और साम्राज्य फैलाना दोनों ही बहुत महंगे काम थे। तो सवाल ये था कि कंपनी ब्रिटेन से पैसा लाए बिना भारत में अपने इतने बड़े खर्चों को पूरा कैसे करेगी? और इसका जवाब था दीवानी। 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का पूरा टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। ये एक असली गेम चेंजर था। इसका मतलब ये था कि अब कंपनी को ब्रिटेन से एक पैसा भी लाने की जरूरत नहीं थी। अब वो भारत के ही पैसे से भारत को जीतने की तैयारी कर सकती थी। बंगाल पर कब्जा तो हो गया। इसके बाद कंपनी ने एक ऐसी रणनीति बनाई
जिससे वो एक एक करके पूरे भारत पर अपना कंट्रोल बढ़ा सके। एक तरह का फॉर्मूला बना लिया। उन्होंने कब्जा करने की एक पूरी प्लेबुक ही तैयार कर ली थी। इसमें 3 मुख्य हथियार थे। पहला, सहायक संधि। दूसरा, व्यपगत का सिद्धांत। और तीसरा, सर्वोपरिता का दावा। अच्छा, तो ये नीतियां काम कैसे करती थी? सहायक संधि के तहत भारतीय राजाओं को अपनी सेना खत्म करनी पड़ती थी और कंपनी की सेना की सुरक्षा के लिए भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती थी। व्यपगत का सिद्धांत कहता था कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा। और सर्वोपरिता का दावा तो सबसे खतरनाक था। इसका मतलब था कि कंपनी खुद को सबसे बड़ी ताकत मानती थी और किसी भी राज्य को हड़प सकती थी। इतिहासकार जेम्स मिल का ये कथन इन संधियों के पीछे की असली सच्चाई बताता है। भारतीय राजाओं के दरबार में जो अंग्रेज रेजिडेंट बैठा होता था, असल में वही उस राज्य का असली राजा था। राजा तो बस एक नाम का शासक रह गया था, असली पावर तो रेजिडेंट के हाथ में थी। देखिए, सिर्फ जमीन जीतना काफी नहीं होता। अपने शासन को हमेशा के लिए मजबूत करने के लिए कंपनी ने भारत की पुरानी व्यवस्था को हटाकर अपनी एक पूरी नई प्रशासनिक मशीन खड़ी कर दी। इस नई व्यवस्था के कई बड़े स्तंभ थे। पूरे इलाके को बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसी प्रेसिडेंसीज में बांटा गया। अंग्रेजी स्टाइल पर नई अदालतें बनाई गई। जिले में सारी ताकत कलेक्टर के हाथ में आ गई और सबसे जरूरी, यूरोपीय ट्रेनिंग वाली एक विशाल सिपाही सेना तैयार की गई जो इस राज की असली रीढ़ की हड्डी थी। और अब आते हैं इस 150 साल के सफर के उस अंजाम पर जो किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी हैं। ये टाइमलाइन कब्जे की रफ्तार दिखाती है। 1757 में बंगाल से शुरुआत हुई। 1799 में टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर कब्जा किया गया और 1849 तक सिखों को हराकर पंजाब भी जीत लिया गया। 100 साल से भी कम वक्त में जो व्यापारी थे, अब वो हिंदुस्तान के बेताज बादशाह बन चुके थे। और अगर उनके दबदबे के पैमाने पर किसी को कोई शक हो तो ये एक आंकड़ा सारे शक दूर कर देता है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप की 78% आबादी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा या फिर घुमा फिराकर कंट्रोल था। सोचिए जरा, एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये आंकड़ा वाकई होश उड़ा देने वाला है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब कोई कॉरपोरेशन अपनी सेना बना ले और एक देश की सरकार चलाने लगे, तो फिर एक कंपनी के बोर्डरूम और जंग के मैदान में क्या फर्क रह जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें कॉरपोरेट ताकत और राज सत्ता के बीच की इसी धुंधली लकीर पर सोचने को मजबूर करती है।